नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। यानी कि अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जो जुड़ी हैं आपसे और हमसे। साथ ही आपको बताएंगे कि आज 3 बजे तक देश की कौन सी घटनाएं प्रमुख रहीं और जो कि प्रमुख खबरों का हिस्सा रहीं। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की बात कर रहे हैं हम और बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। साल का पहला सेशन होने के कारण परंपरा के अनुसार सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। कोरोना के कारण लगातार बढ़ रहे खतरे के बीच कई तरह की पाबंदियों के साथ संसद का ये बजट सत्र शुरू हुआ। यहाँ तक कि पहले 2 दिनों को छोड़कर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को 2 शिफ्ट्स में चलाने का फैसला लिया गया है और इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से की गई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न महामारी का ये 3रा वर्ष है। इस दौरान हमने लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था, अनुशासन और कर्तव्य परायणता को और मजबूत होते देखा है। अपने अभिभाषण की शुरुआत में राष्ट्रपति ने लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई भारत की क्षमता की पहचान वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान भी दिखी। हमने साल भर से भी कम समय में 150 से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। पूरी दुनिया को वैक्सीन देने वाले देशों में भारत अग्रणी है और इन सभी मुद्दों के अलावा भी राष्ट्रपति ने कई मुद्दों का जिक्र अपने अभिभाषण में किया। वहीं बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि मैनपुरी से है, जहां उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए भाजपा से आर पार की लड़ाई लड़ने के संकल्प के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से नामांकन कराया। बता दें कि अपने पैतृक गांव इटावा के सैफई से करहल विधानसभा सीट के लिए नामांकन कराने को मैनपुरी के लिए रवाना होने के लिए अखिलेश यादव जिस विजय रथ से पहुंचे उसकी हनुमान मंदिर में पूजा की गई। इसके बाद अखिलेश इस गुलाबी रंग की विजय रथ पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। रास्ते में अखिलेश का जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं अखिलेश के विजय रथ पर करहल से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके शोभन सिंह सवार रहे। इसके अलावा विजय रथ में पूर्व सांसद और अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप भी सवार रहे। और अब तीसरी खबर की बात, कानपुर शहर में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बाबूपुरवा थाना अंतर्गत टाटमिल चौराहे पर एक अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने ट्रैफिक बूथ को तोड़ते हुए कई राहगीर और वाहन चालकों को कुचल दिया। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं हादसे में घायल 4 अन्य लोगों ने अस्पताल जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बस घंटाघर चौराहे से किदवई नगर जाने के लिए निकली थी। अचानक बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार की स्थिति रही। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल फरार ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को लाला लाजपत राय अस्पताल में भर्ती कराया है। इस घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया। उन्होंने लिखा कि कानपुर में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने की खबर से अत्यंत दुख हुआ है। तो जैसा कि पहली खबर आपको बताई, राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र 2022-23 की शुरुआत हुई है और किस तरीके से आपको बता दें कि परंपरा के मुताबिक जैसा कि साल का ये पहला सत्र था और यही वजह कि अभिभाषण की शुरुआत इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हुई। तो बजट सत्र की इसके साथ ही शुरुआत हो जाएगी। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और जिसके बाद से ही अब सभी लोगों की जो उम्मीदें हैं अब बजट से है, जिसे कल पेश किया जाएगा। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा ये सत्र और सभी की निगाहें अब बजट पे टिकी हुई हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब ये बजट पेश किया जाएगा, कोरोना काल है, चुनाव का भी समय है, तमाम ऐसी परिस्थितियों के बीच बजट को पेश किया गया है और कोरोना काल में लोगों ने काफी उम्मीदें
अब इस बजट से रख रखी हैं, कितनी उम्मीदों को पूरा करने में सफल रहेंगे बीजेपी सरकार, कितनी सफल रहेगी? देखिए, बजट जो है कल प्रस्तुत किया जाएगा, वित्त मंत्री सीतारमण प्रस्तुत करेंगी, लेकिन जो आज उसका आर्थिक सर्वे आया है वो बड़ा उत्साहजनक रहा है जी, ऊर्जावान रहा है और कई आयामों से बहुत ही श्रेष्ठ रहा है। इसलिए कुछ लोग कोरोना के कारण इस बजट से बड़े निराश दिख रहे थे जी, कहीं ना कहीं हताश दिख रहे थे, या कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ऐसा माहौल कम से कम अब नहीं रहेगा। ये जो आर्थिक सर्वे ने प्रस्तुत किया, क्योंकि आर्थिक सर्वे में ये भी आ गया है कि 8 पॉइंट से ऊपर जो है हमारी जीडी रहेगी, जो अपने आप में विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। नंबर 1, ये अनुमान जो उन्होंने अनुमान लगाया। अब जहां तक बजट की बात है, तो बजट से उम्मीद किसको होती है? बजट से उम्मीद होती है, नंबर 1 अगर बजट अपना देखा जाए तो मध्यम वर्ग को उम्मीद होती है, और खास तौर से मध्यम वर्ग माने उसके टैक्स, जो इनकम टैक्स होता है। इसी प्रकार से मोदी सरकार में नया स्लैब बना, लेकिन अभी भी मध्यम वर्ग ये चाहता है कि उसको टैक्स में छूट की सीमा जो है बढ़ा दी जाए। इस समय सीमा जो है 1.5 लाख की है, उसको बढ़ा करके 3 लाख करने की बात की जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है उसका स्लैब ठीक कर दिया जाए। तो जो मध्यम वर्ग चाहता है कि टैक्स में छूट मिले और दूसरी ओर महंगाई कम हो। अब सरकार इसको कैसे करेगी, उसके सामने एक चुनौती ये भी है कि महंगाई कम करना है। दूसरी चीज एमएसएमई सेक्टर है, छोटे लघु और उद्योग हैं, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। हालांकि ये कहा गया है कि हमारे यहाँ जो 13 लाख है उन्हें जीवन दान दिया गया, तो निश्चित रूप से ये भी हो रहा है। तो महंगाई एक मुद्दा, टैक्सेशन दूसरी बात, और सबसे बड़ी बात आप देखेंगी कि तो कृषि सेक्टर, उसके लिए बातचीत होगी, क्योंकि पश्चिम में जिस तरीके से या किसान आंदोलन चला, उसको लेकर के छोटे किसानों की चिंता जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार जता रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसानों के हित में भी एक बड़ा काम होगा। तो कृषि सेक्टर चलेगा, महंगाई चलेगी, टैक्स चलेगा, और दूसरी चीज जो है कि डिफेंस में हमारे यहाँ जो बजट था शुरुआत में 2014 में 2.2 लाख करोड़ का था, अब ये माना जा रहा है कि उसे 5 लाख करोड़ किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं उनमें काफी चुनौतियां हैं। तो दावे लगातार किए जा रहे हैं और सभी की निगाहें अब इस पर हैं कि दावे किस तरीके से और कितने पूरे किए जाएंगे, कितनी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। और जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि बजट को लेकर के काफी उम्मीदें हैं, ना सिर्फ आम आदमी में बल्कि किसान भी इस बार का मुख्य मुद्दा रहा है, और व्यापारियों के लिए भी काफी उम्मीदों की आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं इस बजट को, और देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है, कितना फायदेमंद होता है बजट। और जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सभी की उम्मीदों को पूरा किया जाएगा, किस तरीके से उम्मीदें पूरी की जाएंगी, ये जानने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जुड़ चुके हैं। राजीव सिंह जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि बजट से उन्हें काफी कुछ मिलेगा, लेकिन इन उम्मीदों के पूरी होने की कितनी उम्मीद की जाए? जी नमस्कार, जेएमडी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस बार का जो आम बजट है कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक तो ये है कि कोविड महामारी के चलते लोगों की नौकरियां, काफी लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और बिजनेस पर भी काफी फर्क पड़ा है लोगों को। तो ये सबकी उम्मीदें ये है कि हमें बजट में राहत मिलनी चाहिए। तो इसमें चाहे बेरोजगारी को देखें, महंगाई को देखें, तो ये सारी चीजें आने वाली हैं। और देखिए, एक चीज ये है कि कोविड के टाइम पे लोगों ने कई लोगों ने जो ये देखी, जो जान गंवाए, और जहाँ पे हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कि दवाइयां नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल्स में इंतजाम नहीं थे, तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ इंफ्रा था वो हमारा चरमराया हुआ था। तो सरकार का फोकस इस तरफ भी हो सकता है। और दूसरा जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे तो होने ही वाला है। इसके साथ अगर हम देखें तो देखिए, किसानों का जो आंदोलन था वो अपने चरम पे था कुछ महीनों पहले तक। तो किसानों के लिए भी जो भी कई सारी घोषणाएं हो सकती हैं इस
आम बजट में, तो ये है। और साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे हमें सिक्योरिटी फ्रंट चाइना से और पाकिस्तान से जो खतरा रहता है, तो हम ये अगर देखें तो रक्षा क्षेत्र में भी गवर्नमेंट जो मेड इन इंडिया जो डिफेंस सेक्टर में भी काफी वहां पे घोषणाएं कर सकती है। बिल्कुल राजीव सिंह जी, जिस तरीके से अब बजट पर तो देखिए सभी की निगाहें होती हैं, हर बार होती रही हैं, पहले भी हम यही देखते हैं, लेकिन कोरोना काल में एक अलग तरीके से उम्मीद की जाती है कि क्या कुछ हमारी उम्मीदें पूरी होंगी और किस तरह से पूरी होंगी। ऐसे में अगर कोरोना काल में भी पिछली बार अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संदेश मिला था कि भाई उछाल आ रहा है, बेहतर है, हम अच्छा कर रहे हैं उम्मीद से ज्यादा, तब से और अब में कितना फर्क आप महसूस कर रहे हैं, कितने बेहतर और हम? देखिए, जैसा कि कल आम बजट आने वाला है, तो आम बजट के एक दिन पहले, मतलब आज के दिन, आज सरकार ने उसमें संसद में, लोकसभा में ये आर्थिक सर्वे पेश किया है। तो आर्थिक सर्वे में ये सरकार ये दावा कर रही है कि जो कोरोना ने जो घाव दिए थे वो काफी हद तक सही हो गए हैं, लेकिन अभी भी चुनौतियां बहुत सारी हैं जो हमें कल देखने को मिलेगा। आम बजट में सरकार क्या घोषणाएं कर रही है, तो ये है कि चुनौतियां भी कम नहीं हुई है, चुनौतियां बहुत सारी हैं। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि कोरोना के घाव जो दिए गए, जो कोरोना ने जो घाव दिए थे वो काफी कम हो गए हैं, और सरकार ये उम्मीद कर रही है कि जो ग्रोथ है, जो बजट में जो क्या है कि जो ग्रोथ ड्रिवन बजट की उम्मीद सरकार कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लगातार बात की जा रही उम्मीद, यानी कि हम कर सकते हैं कि हम पहले से बेहतर करेंगे। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, वापस आपका रुख करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से किसानों के लिए लगातार बात की जा रही है, मुख्य फोकस किसानों पर भी माना जा रहा है, ऐसे में क्या किसान उम्मीद कर रहे हैं उनसे, और उन उम्मीदों को अगर वो उनके मनमाफिक पूरा नहीं कर पाते हैं तो कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है। देखिए, सरकार ने अपना एक नया एजेंडा फिक्स कर रखा है छोटे किसानों का, और छोटे किसान जो है वो 80% है। और आज जो वर्चुअल रैली रही हो, इसके पहले भी रहा हो, तो बराबर वो कह रहे हैं हमें छोटे किसानों की चिंता है जी। तो जो भी कल बजट में आएगा वो छोटे किसानों के लिए बात की जाएगी। हो सकता है कि उनकी जो कर्ज सीमा है उसको बढ़ा दिया जाए, ये जो खाद में अभी आया कि खाद बहुत महंगी हो गई है, उस दिशा में कोई कदम उठा दिया जाए। डीजल को लेकर के और पेट्रोल को लेकर के काफ़ी हो रहा है, उसमें कुछ हो सकता है। तो बिजली को लेकर के भी जिस तरीके की बातें हुई है, और जो सरकार के साथ और किसान मोर्चा का जो ड्राफ्ट बना है उसमें भी एक मुद्दा ये भी है, तो हो सकता है कि आम बजट में इस बातों को लेकर के किया जाए। हालांकि एक बात बहुत अच्छी है कि कृषि क्षेत्र में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, और 25% तक तो कृषि क्षेत्र में एक्सपोर्ट बढ़ गया है। हालांकि अभी जो अभ्यासन सुन रहा था उसमें था कि हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है, तो जब एक्सपोर्ट ठीक होता है तो उससे बड़ा लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से किसानों का, और इसी के साथ में जो बजट में आएगा वो कृषि को मजबूत बनाते हुए आत्मनिर्भरता की बात की जाएगी, और आत्मनिर्भरता के लिए रोजगार के कैसे अवसर बढ़ेंगे, क्या क्या किया जाना चाहिए, इस दिशा में भी कल महत्वपूर्ण प्रावधान बजट में देखने को मिलेंगे। पूरी की पूरी स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर, क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वही बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर का। आज कानपुर से जुड़ी है खबर, कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक बस ने कहर बरपा दिया। आपको बता दें कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 8 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। क्या कुछ अपडेट है मामले पर, इसको जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित का। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे कितनी क्या कुछ कार्रवाई अब तक एक्सीडेंट के मामले में, और ड्राइवर से पूछताछ में क्या कुछ सामने आया? नहीं, बिल्कुल आपको बता दूं कि कल रात में करीब 10:30 पौने 11 बजे एक हृदय विदारक एक घटना हुई है, जिसमें एक बस जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक बस है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही शुभारंभ किया था, और कई जिलों में इस बस को चलाया गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक बस है, तो इसमें जो है अभी कल की जो घटना हुई है वो बस घंटाघर से टाटमील होते हुए रामा देवी यार्ड में जा रही थी, जिसका जो है ब्रेक फेल होने की बात सामने तब आई थी। लेकिन जब ड्राइवर जो चालक है, बस चालक है, जो आरोपी सत्येंद्र सिंह, जब उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उसके बाद उसका पुलिस ने मेडिकल कराया, तो मेडिकल में ये निकल के आया कि वो जो है शराब के नशे में अत्यधिक था, जिसके कारण जो है इतनी बड़ी घटना हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग जो है वो बुरी तरीके से
रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वहां से निकालकर उनको हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराया। पहले उनको प्राइवेट बाद जो है वहां के डॉक्टर ने उनको हाईलाइट रेफर कर दिया, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी स्टंट के लिए भी जो प्रत्याशी हैं वो भी बार बार जो है पोस्टमार्टम में जो 6 लोग जिनकी मौत हुई, एक व्यक्ति जो मृतक नहीं, तो हो सकता है कि यूपी का हो या यूपी के अन्य प्रदेश का भी हो सकता है। लेकिन अगर बात किया तो शुभम सोनकर मृतक में है, सुनील उर्फ ट्विंकल सोनकर है, अरसान है, कुमार है, रमेश यादव है। रमेश यादव जो है ये शुक्लागंज के निवासी हैं। ये एक शादी में रामा देवी जा रहे थे स्कूटी में, जिसके बाद इनको बस में रौंद दिया और इनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बिल्कुल, जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जानना चाहेंगे ड्राइवर से पूछताछ में अब तक क्या कुछ सामने आया? शराब के नशे में धुत होने की बात सामने आई है, ये बात सच है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो सवार थे बस में, उनका क्या कहना है? क्या पहले उन्हें इस बात का अंदाजा था कि किस कंडीशन में है ड्राइवर? जिस तरीके से धारा 304 की बजाय 304A के बजाय 302 को लगाया गया है FIR के बाद में, इसके पीछे क्या आधार और क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब इस विषय में जब रेल बाजार थाना प्रभारी से बात हुई तो उन्होंने इस बात को लेकर बताया, क्योंकि ड्राइवर जो है वो अत्यधिक नशे में था। ये बात मेडिकल के बाद पता चली, क्योंकि रात में उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। सुबह करीब 4 बजे से 4:30-5 बजे के बीच में उसको कानपुर के झकरकटी बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। वो छुपकर एक जगह बैठ गया था, बाहर कहीं दूसरे प्रदेश में भागने की फिराक में था, लेकिन उसको पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उसका मेडिकल कराया तो मेडिकल में वो अत्यधिक शराब के नशे में भी पाया गया। उसके बाद जब टेक्निकल मुआयने की अगर बात की जाए, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो एक SIMT डिपार्टमेंट होता है पुलिस विभाग का, वो इसका टेक्निकल मुआयना करती है। क्योंकि टेक्निकल मुआयने में जब अधिकारियों ने जब इसका मुआयना किया है तो पुलिस अगर सूत्र की बात करे तो उसमें ब्रेक फेल की जो घटना हुई है वो ब्रेक फेल होने के कारण नहीं हुई है। ड्राइवर अत्यधिक नशे में था। और प्रत्यक्षदर्शियों की अगर बात की जाए तो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना यह है कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन से जैसे ही पुल के नीचे उतरते हैं तो वैसे ही वहां पर एक पुल के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। सबसे पहले बस जो है एक ऑटो एक टेम्पो में टक्कर मारती है, उसके बाद कई कारों को करती हुई वहां से बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर ने भी इस बात को लेकर बताया है कि जब पहले एक्सीडेंट हुआ तो उसको ये डर था कि कहीं पब्लिक उसको मार ना दे। इस चक्कर में वो इस भय से वो बस लेकर भागा और एक के बाद एक दुर्घटनाएं वो करता चला गया। और बस छोड़कर जब बस आखिरी में टाकमिल चौराहे पर जो पुलिस बूथ बना होता है उस पर जाकर जब टकरा गई, टकराने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने उसको 2 से 3 घंटे बाद गिरफ्तार किया। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 2 घंटे चला, क्योंकि बस जो है वो ट्रैफिक बूथ और एक कंटेनर जो ट्रक कंटेनर है उसमें इतनी बुरी तरीके से फंस गई थी कि 3 जो है जो हाइड्रा जो गाड़ियां होती है, JCB होती है, उनसे निकाला गया है। बिल्कुल, तो एक गलती क्या अपराध कहा जाए और अपराध के बाद एक अपराध किए गए और इसी वजह से धाराएं जिस तरीके से गंभीर धाराएं यहाँ पर ड्राइवर पर लगी, उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इंसाफ किया जाएगा और कड़ी और सही कार्रवाई की जाएगी। बात अब घायलों की कर ली जाए, घायलों की स्थिति कैसी है और किस तरीके से उनको इलाज दिया जा रहा है? क्या कुछ डॉक्टरों का विशेष पैनल उनकी बेहतरी के लिए, उनके बेहतर इलाज के लिए भी तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो 6 मृतक हैं उनमें 5 की तो पहचान हो गई है, अभी एक मृतक की पहचान नहीं। वहीं पर अभी जो कानपुर की जिलाधिकारी हैं, जो जिलाधिकारी महोदय हैं, वो भी घटनास्थल के बाद पोस्टमार्टम भी पहुंची थी। उन्होंने भी एक जो है ऐलान भी किया है, जो मृतक परिवार है उनको जो है 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है और 1 लाख रुपए जो घायल हैं उनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। वहीं इनका इलाज जो है कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में जो 8 घायल हैं, क्योंकि एक ही परिवार के कई लोग हैं, पति पत्नी है, क्योंकि शादी का सीजन है तो ये लोग शादी में या तो लोग जा रहे थे या शादी से लोग आ रहे थे, तो उनके भी चोटें आई हैं। क्योंकि अगर रात की बात करी जाए, रात के मंजर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल एक फिल्मी स्टाइल में, जैसे फिल्मी स्टेज बनता है, जैसे पिक्चरों की जो शूटिंग होती है, बिल्कुल उस तरह का मंजर था। चारों तरफ चीख पुकार लोग रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर सबसे बड़ी बात यह है
कि डिवाइडर को तोड़ते हुए बस तो चली है, लेकिन डिवाइडर जिस तरफ अस्पताल है, एक प्राइवेट नर्सिंग होम है, वहां पर भी तीमारदार जो है वो बाहर सोते हैं। हॉस्पिटल के कई वहां चाय की दुकानें थी। ये रात की घटना थी। अगर ये थोड़ा पहले की अगर ये घटना होती तो शायद ये बहुत बड़ी घटना होती, कई और मौतें होती। लेकिन जो है अगर बात की जाए रात के मंजर की, तो रात का मंजर इतना भयानक था कि चारों तरफ चीख पुकार और बचाव कार्य के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं, क्योंकि वो सड़क पे छत विछत पड़ी हुई थी। इनको जो है, क्योंकि एक मौत जो हुई है बस का पहिया जो है, जो यादव जो बताया, रमेश यादव जो यहाँ पे रत्नागंज के रहने वाले, इनकी मौत जो हुई है, इनके चेहरे से उसका टायर निकल के गया और उसके बाद उनकी पहचान करना भी बड़ी मुश्किल हो गया था। शुक्रिया नितिन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जिस तरीके से भयावह हादसा रहा, सभी के होश इस हादसे ने उड़ा दिया। अगली बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो अगली बड़ी खबर जो कि मैनपुरी से है, जहां उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए भाजपा से आर और पार की लड़ाई के संकल्प के साथ आखिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नामांकन करा दिया है। बता दें कि करहल विधानसभा सीट से उन्होंने नामांकन कराया है। अपने पैतृक गांव इटावा के सैफई से करहल विधानसभा सीट के लिए नामांकन के लिए वो मैनपुरी के लिए रवाना हुए और रवाना होने के बाद जिस विजय रथ से वो पहुंचे, उसकी पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई। यानी कि पूरा दमखम लगाया जा रहा है, आशीर्वाद भी लिया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर उत्साह यहाँ पर देखा गया कार्यकर्ताओं की ओर से भी। जानकारी देने के लिए इस पर मैनपुरी से हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे नामांकन के दौरान किस तरीके का माहौल रहा और अब क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल बता दूं नंदिनी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव ने आज नामांकन किया है और उनके साथ जो 3 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जो 108 और 109 और 110 और 3 विधायक उनके साथ उन्होंने भी नामांकन किया है। अगर बात की जाए जनसभा को तो काफी कम से कम 500 गाड़ियों का काफिला लेकर अखिलेश यादव सैफई से रवाना हुए थे। पब्लिक के काफी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था, फिर भी उनके जो कार्यकर्ता थे नहीं मान रहे थे, बार बार उनको रोका जा रहा था। काफी जनसैलाब उमड़ा। कलेक्ट्रेट उन्होंने आज नामांकन किया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आखिरकार बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और अब जब नाम सामने आ चुका है बीजेपी कैंडिडेट का, सांसद एसपी सिंह बघेल का, तो अब वहां पर किस तरीके के वातावरण में, माहौल में किस तरीके की गर्मी देखी जा रही है? क्या कुछ रिएक्शन इसके बाद? जी ये अगर बात की जाए, आज अखिलेश यादव के बाद तुरंत एसपी सिंह बघेल ने भी नामांकन कर दिया है और जहां से 109 विधानसभा से जो भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर प्रियचंद्र आसू, उन्होंने भी उनके साथ ही आज नामांकन किया है और अभी एसपी सिंह बघेल नामांकन करके वो भी जा चुके हैं। जी जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है समाजवादी की ओर से, और जिस तरीके से जो अब माहौल है वहां पर जो सिचुएशन बन गई है, यादव को ही उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से भी और अब अखिलेश यादव भी वहां पर, ऐसे में किस तरीके के रिएक्शन और प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की ओर से देखी गई? कितना दमखम दिखा रहे हैं वो? वो अखिलेश यादव से सिलसिले में बात की है तो उन्होंने जो है जमानत जब्त करने की बात की है कि 1 से 1.5 लाख के बीच में वो प्रत्याशी को हराकर विजयी होंगे। बिल्कुल, अगर आगे की बात की जाए, क्या कुछ नामांकन के अतिरिक्त क्या कुछ कार्यक्रम रह सकता है अखिलेश का मैनपुरी में? नहीं, यहाँ से सीधा नामांकन करने के बाद सीधा ये सैफई के लिए यहाँ से निकल गए, लेकिन जगह जगह उनका जो है स्वागत और सम्मान हो रहा है। तो इसके लेके करीब 5 बजे का जो टाइमिंग दी गई है, 5 बजे सैफई पहुंचेंगे। तो जगह जगह काफी कार्यकर्ता हैं, उनको नहीं निकलने दे रहे हैं, उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। तो इसी लेके कि इसके बाद तुरंत ही जो एसपी सिंह बघेल ने उनके बाद नामांकन किया, उनका भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है बीजेपी की तरफ से। जो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ था कि करैल 110 जो विधानसभा है उससे किसको उतारेगी बीजेपी, तो बीजेपी ने अपना जो लास्ट पत्ता था वो भी आज खोल दिया है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रमोद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जो आखिरी पत्ता था वो भी खुल चुका है, सभी नाम सामने आ चुके हैं और अब देखना होगा कि कौन किस पे कितना और कैसे भारी होता है। तो दोपहर 3 बजे 3 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताया। पहली खबर, जिस तरीके से बजट जिस पर सभी की निगाहें हैं, सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई है इसकी, और इसके बाद अब उम्मीदें हैं आम जनता की बजट से और देखना होगा, यानी कि एक ही दिन में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि ये उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं और किस तरीके से पूरी होती हैं। तो वहीं कानपुर हादसे ने भी सभी को लगभग थर्रासा दिया, जिस तरीके से भयावह हादसा हुआ और क्या कुछ इस पर किस तरीके से कब क्या क्या हुआ और क्या क्या कार्रवाई की गई, किस तरीके से की गई और क्यों की गई, इसकी जानकारी
आपको दी, साथ ही मैनपुरी में जो पत्ता एक रह गया था आखिरकार वो भी खुल गया और आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी कि सत्ता किसके हाथों की। तो दोपहर की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।